आइए शुरू करते हैं इस दिलचस्प तज्जिए को। आज हम जहानत यानी इंटेलिजेंस के बारे में अपनी सारी पुरानी सोच को बिल्कुल बदल देने वाले हैं। अक्सर समझा जाता है कि जहानत सिर्फ इंसानों की जागीर है ना? लेकिन नहीं, ये दरअसल 800 मिलियन साल पुरानी एक हैरत अंगेज कहानी है। एक ऐसा तवील और शानदार सफर जो हमें जिंदगी के बिल्कुल आगाज तक ले जाता है। अब जरा इस हैरत अंगेज हकीकत पर गौर करें। हमारा दिमाग, जो इस दुनिया के सबसे पेचीदा काम करता है, वो कितनी पावर पर चल रहा है? सिर्फ और सिर्फ 20 वॉट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये इतनी ही मामूली तवानाई है जितनी एक हल्के से टिमटिमाते हुए लाइट बल्ब को जलाने के लिए चाहिए होती है। चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। एक तरफ वही मामूली सा टिमटिमाता हुआ बल्ब है और दूसरी तरफ वही 20 वॉट की तवानाई हमारा शऊर, हमारी याददाश्त, जबान और तख़य्युल जैसी जबरदस्त बायोलॉजिकल मशीनरी को चला रही है। लेकिन यहाँ सबसे मजे की बात क्या है? ये मशीनरी शुरू में कोई फिलॉसफी झाड़ने या कहानियां सोचने के लिए नहीं बनी थी। पिछले 800 मिलियन साल में इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था सर्वाइवल यानी बका। बाकी ये जितनी भी आला सलाहियतें हैं, ये तो बस बाद में इस इर्तिका के सफर का हिस्सा बन गईं। तो फिर यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है, दरअसल जहानत है क्या? ये वो सवाल है जिस पर बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस और फलसफे के माहिरीन आज तक बहस कर रहे हैं, और सच्ची बात तो ये है कि किसी एक हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। तो असल मुद्दा ये है कि जहानत कोई ऐसी फिजिकल चीज नहीं है जिसे हम किसी ब्रेन स्कैन में देख सके। ये दरअसल एक ताल्लुक है, एक बहुत ही डायनामिक और मुसलसल बदलता हुआ ताल्लुक। होता कुछ यूं है कि एक जानदार अपने माहौल से इन्फॉर्मेशन लेता है और जिंदा रहने के लिए उस पर रिएक्ट करता है। ये सिलसिला कोई आज का नहीं, बल्कि अरबों साल पहले शुरू हो गया था, जब बगैर दिमाग वाले यकखलवी बैक्टीरिया केमिकल्स को समझकर अपना रास्ता बनाते थे और खतरों से बचते थे। ये टाइमलाइन इस बात को बेहतरीन अंदाज में वाज़े करती है कि शुरू में जहानत किसी एक जगह मरकूज नहीं थी। 3 अरब साल पहले यकखुली जानदार केमिस्ट्री के जरिए रास्ता तलाश करते थे। फिर 800 मिलियन साल पहले मल्टी सेल्यूलर लाइफ यानी कसीरुल खलीज जिंदगी शुरू हुई। और अगर हम 550 मिलियन साल पहले देखें तो जेलीफिश के नर्व नेट का एक कमाल का कामयाब निज़ाम सामने आया। उसने ये साबित कर दिया कि सर्वाइव करने के लिए किसी एक सेंट्रल ब्रेन की ज़रूरत ही नहीं है। सोचिए, जेलीफिश आज तक बगैर दिमाग के बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रही है। अब जरा इस डेटा को देखिए। अगर हम मुख्तलिफ जानदारों की ज़हनी सलाहियतों को कंपेयर करें तो कौवे को ही ले लें। इसके पास 1.5 अरब न्यूरॉन्स हैं और ये टूल्स बनाने के साथ साथ सबब और नतीजे के पेचीदा रिश्ते को समझने की सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ हाथी है, जिसके पास 25-57 अरब न्यूरॉन्स हैं, जो हमदर्दी और सोग मनाने का वाज़े मुजाहरा करता है। और फिर ऑक्टोपस को तो देखें, इसके 500 मिलियन न्यूरॉन्स सिर्फ उसके सर में नहीं बल्कि उसके पूरे जिस्म और बाजुओं में फैले हुए हैं, जो इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग का मास्टर बनाते हैं। मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ इर्तिकाई पस मंज़र रखने वाले जानदारों ने जिंदा रहने के मुश्किल तरीन मसाइल को बिल्कुल आज़ादाना और हैरत अंगेज तरीकों से हल किया। वैसे क्या ये बात वाकई हैरान कुन नहीं है कि सी स्क्विड नाम का समंदरी जानदार जब एक जगह रुक जाता है और किसी चट्टान से मुस्तकिल तौर पर जुड़ जाता है, तो पता है वो क्या करता है? वो अपना ही दिमाग और आसाबी निज़ाम हजम कर लेता है। जी बिल्कुल, ये अजीबोगरीब हकीकत हमें बताती है कि एक सेंट्रल ब्रेन दरअसल सोचने के लिए नहीं बना था। ये बना था एक पेचीदा माहौल में रियल टाइम में मूव करने के लिए। जब घूमना फिरना खत्म तो दिमाग का काम भी खत्म। यहाँ समझने वाली एक बहुत ही जबरदस्त बात है, कैम्ब्रियन दौर में जब आंख का इर्तिका हुआ तो माहौल में खतरात अचानक बढ़ गए। इस चीज ने आसाबी निज़ाम को अपग्रेड होने पर मजबूर कर दिया। अब वो सिर्फ एक थर्मोस्टैट की तरह रिएक्ट करने वाला सिस्टम नहीं रह सकता था, उसे शतरंज के एक माहिर खिलाड़ी की तरह बनना पड़ा। यानी सिर्फ मौजूदा हालात पर रिएक्ट नहीं करना, बल्कि मुस्तकबिल का एक मॉडल तैयार करके एडवांस प्लानिंग करना। शिकारी से बचना है तो आगे का सोचना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है। और इस इतने पेचीदा आसाबी निज़ाम की मेंटेनेंस के लिए एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ आई, और वो थी नींद। अक्सर लोग समझते हैं कि नींद एक कमज़ोरी है, लेकिन नहीं, ये तो एक ज़बरदस्त कॉग्निटिव अपग्रेड है। सोते वक्त दिमाग 3 बड़े काम करता है। पहला, ज़रूरी याददाश्तों को महफूज और मुनज़्ज़म करना। दूसरा, दिमाग से टॉक्सिक कचरे को धोकर साफ करना, जो जागते हुए नहीं हो सकता। और तीसरा, ख्वाबों की शक्ल में जज्बाती और प्रैक्टिकल सूरत हाल की एक वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन चलाना। तो बुनियादी तौर पर बेहोशी की यह हालत कोई डिज़ाइन फ्लॉ नहीं है, बल्कि सिस्टम को अपडेट करने का एक ज़रूरी हिस्सा है। आइए अब जिक्र करते हैं जज्बात और अक्ल के ताल्लुक का। सदियों तक यही समझा जाता रहा कि लॉजिक और इमोशंस एक दूसरे के दुश्मन हैं,
लेकिन फिर एलीट नाम के एक मरीज की कहानी सामने आई जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला के रख दिया। ब्रेन सर्जरी के बाद एलीट की लॉजिक और अक्ल तो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही थी, लेकिन उसके जज्बात महसूस करने की सलाहियत खत्म हो गई थी। नतीजा क्या निकला? वो छोटे से छोटा आम फैसला करने के भी काबिल नहीं रहा। एंटोनियो डामासियो का सोमैटिक मार्कर हाइपोथेसिस यही कहता है कि जज्बात लॉजिक के रास्ते की रुकावट नहीं, बल्कि ये तो हमें रैशनल फैसले करने में गाइड करते हैं। सच तो यह है कि जज्बात के बिना अक्ल बिल्कुल मफलूज होकर रह जाती है। तो यहां से इन कदीम जज्बाती सर्किट्स की असली पावर समझ आती है। मिसाल के तौर पर डर या खौफ को ले लीजिए। खौफ कोई बुरी चीज नहीं, ये असल में खतरे को फौरन डिटेक्ट करने का एक सब कॉर्टिकल अलार्म सिस्टम है। उसके बाद आता है तजस्सुस। ये वो इन्फॉर्मेशन सीकिंग इंजन है जो हमें कुछ नया सीखने पर मजबूर करता है। और लगाव या अटैचमेंट, ये वो जज्बा है जो बच्चों की लंबी परवरिश और उनके दिमागी इर्तिका को मुमकिन बनाता है। ये कदीम जज्बात दरअसल किसी भी पेचीदा सोच के सबसे बुनियादी इंजन है। इनके बगैर गाड़ी आगे चली नहीं सकती। और जब हम इन्हीं रिश्तों और समाज की बात करते हैं तो रॉबिन डनबार का सोशल ब्रेन हाइपोथेसिस बहुत अहम हो जाता है। उनके मुताबिक इंसानों को इतने बड़े और पेचीदा दिमाग किसी फिजिकल माहौल या शिकार करने के लिए नहीं चाहिए थे। असल चैलेंज था इस पेचीदा सोशल नेटवर्क को समझना। कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, किसके साथ इत्तेहाद बनाना है, दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है। इन सब चीजों को ट्रैक करने की जरूरत ने एक ऐसी कॉग्निटिव आर्म्स रेस शुरू कर दी जिसे रोकना नामुमकिन था। जरा इंसानी जिस्म के इस एनर्जी बजट पर गौर कीजिए। हमारा दिमाग, जो जिस्म के टोटल वजन का सिर्फ 2% है, अकेले ही पूरे जिस्म की 20% एनर्जी खा जाता है। अब बायोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत महंगा सौदा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस सोशल ब्रेन को जिंदा रहने के लिए कोई बहुत ही जबरदस्त फायदा देना पड़ेगा, तभी नेचर ने इतनी ज्यादा एनर्जी खर्च करने की इजाजत दी होगी। दूसरों को समझने और सोसाइटी में रहने की ये सलाहियत वाकई सर्वाइवल के लिए खाने पीने जितनी ही जरूरी थी। और फिर इस समाजी जहानत को जिस आखिरी चीज ने आग लगा दी, मेरा मतलब एक नए लेवल पर पहुंचा दिया, वो थी जुबान। लैंग्वेज सिर्फ बातचीत के लिए नहीं है, इसने तजरीदी और मुश्किल तरीन ख्यालात को एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक ट्रांसफर करना मुमकिन बनाया। इसकी वजह से हमारा इल्म एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जमा होने लगा। जुबान ने अलग अलग दिमागों को जोड़कर एक बहुत बड़ा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बना दिया, और यहीं से कल्चरल एवोल्यूशन का वो धमाका हुआ जिसने बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को भी पीछे छोड़ दिया। जहानत के इस 800 मिलियन साल लंबे सफर के बाद एक ऐसा सवाल सामने आता है जो दिमाग को हिलाकर रख देता है। वो ये कि आखिर शऊर या कॉन्शियसनेस कहाँ से आता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते करते अचानक ये सब्जेक्टिव फीलिंग या महसूस करने का तजुर्बा कहाँ से पैदा हो जाता है। आज जब हम सिलिकॉन पर मबनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में दाखिल हो रहे हैं तो ये सवाल और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। एक सादा से बैक्टीरिया के केमिकल रास्ते ढूंढने से लेकर इंसानी दिमाग के इस आला शऊर तक ये वाकई एक हैरत अंगीज सफर है, और ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस लंबी कहानी का अगला चैप्टर आखिर क्या होने वाला है।